नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं हमेशा परिवार की बात करता हूँ, रिश्तों की बात करता हूँ, खुशियों की बात करता हूँ, जीवन में पूरा आनंद लेने की बात करता हूँ, सफलता की बात करता हूँ। आज मैं वही दोहराऊँगा जो मैं हमेशा से करता आया हूँ, यानी आपको खुशियों की सौगात दूँगा। मेरे पास हाल ही में एक ऐसा केस आया जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं जैसे-जैसे इस केस की बारीकी में गया, वैसे-वैसे मेरे सामने कई परतें उघड़ती चली गईं और मुझे ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत महसूस हुई। रिश्तों की मजबूती के लिए, आपसी संबंधों में प्रेम के लिए और जीवन में खुश रहने के लिए इस केस की बहुत अहमियत है। इसलिए आज हम इस केस पर भी बात करेंगे और इसकी सीख पर भी बात करेंगे और कुछ और बात भी करेंगे। मामला यूं है कि संगीता और सोमेश दिल्ली के रहने वाले हैं और आईटीओ के पास के दो अलग-अलग दफ्तरों में काम करते हैं, पर दोनों के ऑफिस बिल्कुल साथ-साथ हैं। दोनों के ऑफिस का टाइम भी बिल्कुल एक जैसा ही है। दोनों रोज ही एक ही मेट्रो से ऑफिस आते हैं और वापस घर जाते हैं। दोनों रोज रोज इकट्ठे सफर करते हैं। ऑफिस भी एक ही एरिया में है और लंच टाइम भी सेम है। तो दोनों की मुलाकात रोज ही दिन में कम से कम 3 बार तो होती ही है। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे को पसंद करना शुरू किया और बात आगे बढ़ी। बातचीत प्यार में बदली और कुछ महीने की डेटिंग के बाद सोमेश ने अपने घर वालों से बात करके संगीता के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। संगीता तो मानो सातवें आसमान पर पहुंच गई। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसे उसकी मनपसंद का वर जो मिल रहा था। अब दोनों का मेलजोल और बढ़ गया और दोनों इस बारे में बातचीत करने लगे कि संगीता के पेरेंट्स को कैसे बताएं, उन्हें कैसे अप्रोच करें, बातचीत का रुख कैसा हो ताकि बात बन जाए। इसी दौरान एक दिन मेट्रो से उतरते वक्त साथ के एक पैसेंजर के हाथ में पकड़े सामान की नोक संगीता की कुर्ती में फंस गई और कुर्ती चर्र करके फट गई। ये देखकर संगीता असमंजस में पड़ गई। इस फटी कुर्ती के साथ ऑफिस जा पाना पॉसिबल नहीं था। सोमेश ने सजेशन दिया कि कनॉट प्लेस चलकर नई कुर्ती खरीद लेते हैं। संगीता ने यूं ही कैजुअली सोमेश को कह दिया कि वह उसे नई कुर्ती ले दे। जवाब में सोमेश ने कहा कि वहाँ बुटीक्स की एक बहुत अच्छी दुकान है और उसका मालिक भी उसका जानकार है और अच्छी कुर्ती 3-3.5 हजार में मिल भी जाएगी। संगीता ने पहले तो ये पूछा कि सोमेश ने कीमत का जिक्र ही क्यों किया और फिर गुस्से में कहा कि इतनी छोटी सी चीज के लिए भी अगर तुम मुझे कीमत सुनाने लग गए हो तो जीवन में आगे क्या करोगे। यही नहीं, उसने सोमेश को यह भी कहा कि क्या उसकी हैसियत इतनी सी भी नहीं है कि महज एक कुर्ती खरीदने के लिए भी उसे कीमत का जिक्र करना पड़ रहा है। सोमेश की कोई सफाई उसके काम नहीं आ रही थी और संगीता गुस्से में लाल हुई जा रही थी। आखिर झक मारकर सोमेश संगीता को कनॉट प्लेस में अकेली छोड़कर ऑफिस आ गया। संगीता ने अपने पैसों से कुर्ती खरीदी, पर इसके बाद दोनों में खटपट हो गई। संगीता ने ये सारी घटना अपनी एक सहेली रचना से जिक्र किया। रचना ने सोमेश का रुख जानने के लिए सोमेश से बात की। सोमेश की बात सुनने के बाद रचना ने संगीता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन संगीता का गुस्सा उतर ही नहीं रहा था। तब आखिर रचना ने संगीता को मुझसे बात करने का सजेशन दिया। मैंने संगीता से भी बात की और सोमेश से भी बात की।
सुमेश का कहना था कि हाँ, उसने कीमत का जिक्र किया और ये सोचकर किया कि संगीता तो ये सुनकर खुश होगी कि एक अच्छी कुर्ती सिर्फ 3-3,500 में आ जाएगी और उसके होने वाले पति के ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे और उसके मनपसंद की चीज़ भी मिल जाएगी, ऑफिस का काम भी चलेगा। लेकिन संगीता न केवल नाराज़ हो गई बल्कि हैसियत बताने तक पर चली आई। देवी और सज्जनों, हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जब हम सामने वाले की बात तो सुन लेते हैं लेकिन उसकी नीयत समझने की कोशिश नहीं करते और बात सुनकर ही कोई गलत अर्थ निकाल लेते हैं और नाराज हो जाते हैं, जबकि सामने वाले को तो ये भी समझ में नहीं आता कि उसने किया क्या है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, कुछ और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात भी करेंगे और देखेंगे कि रिश्तों में गलतफहमियां कैसे होती हैं और संगीता को क्या करना चाहिए था। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृह लक्ष्मी के फेसबुक पेज के मेरे इस लाइव सेशन में। इस प्रोग्राम में हम हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है खुशी का मनोविज्ञान। मैं हूं पीके खुराना, मैं एक इंटीग्रेटेड सक्सेस एंड हैप्पीनेस कोच हूं, यानी मैं ये ट्रेनिंग देता हूं कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस, या यूं कहिए कि सक्सेस ड्रिवन बाय हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आई एम दी रैग पिकर ऑफ दी सोल। आपको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृह लक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, या फिर आप हमारे YouTube चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकते हैं। मेरे YouTube चैनल पर 4-4, 5-5 मिनट के कई छोटे छोटे वीडियोस भी हैं जो बहुत पसंद किए जाते हैं। आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। YouTube पर जाइए और सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना, तो मेरा चैनल सामने आ जाएगा। आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकती हैं, आपकी इच्छा है, मैं तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। सब्सक्राइब करना या ना करना आपकी चॉइस है। आइए अब आज के टॉपिक की बात करते हैं और आज का टॉपिक है खुशी का मनोविज्ञान। तो परिवार की खुशी में बहुत कुछ हाथ हमारी सोच का होता है। हम क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, उसका असर हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। एक उदाहरण से आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। हमारा अधूरा ज्ञान और हमारी इग्नोरेंस हमसे कैसे कैसे अन्याय करवा लेती है, इसकी कहानी बहुत अजीब है। सुमेश और संगीता के मामले को समझने के कारण खुद मुझे भी हाल ही में समझ में आया कि मैं ही कितना इग्नोरेंट था और इस इग्नोरेंस के कारण मेरी सोच कितनी गलत थी। हम इस केस पर कुछ और बात करें, इससे पहले हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं कि सफलता और असफलता का एनालिसिस करते वक्त हमारा रुख क्या होना चाहिए। सफलता की कहानियां पढ़ते हैं और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। हम असफलता की कहानियां पढ़ते हैं और असफल लोगों द्वारा की गई गलतियों को एनालाइज करते हैं और उन गलतियों से बचने की कोशिश करते हैं। ये जनरल रूटीन है। जो आदमी सक्सेसफुल हो जाता है उसके बारे में हम मान लेते हैं कि उसने एक्सपीरियंस से या ट्रेनिंग लेकर, नया हुनर सीखकर सही फैसला लेने की टेक्निक सीख ली है। और जो व्यक्ति अनसक्सेसफुल हो जाता है उसके बारे में हम परसेप्शन बना लेते हैं कि उसमें डिसिप्लिन की कमी थी, वो अनुशासित नहीं था, लोगों से उसका बिहेवियर सही नहीं था, वो टीम प्लेयर नहीं था, उसने अहंकार में पड़कर ईगोइस्टिक होकर गलत फैसले लिए, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अगर और बारीकी में जाएं तो हमें समझ में आ जाता है कि हमारी परसेप्शन बायस्ड थी। हमारी धारणा में हमारा पूर्वाग्रह भी शामिल था। सच तो ये है कि हर सफलता और असफलता में मेहनत, कौशल यानी स्किल
अनुशासन यानी डिसिप्लिन और लगातार उसी काम में जुटे रहने की आदत यानी फोकस के अलावा डेस्टिनी की भी, भाग्य की भी, किस्मत की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है, बहुत बड़ा रोल होता है। डेस्टिनी का रोल होता है, समस्या ये है कि हम ये असर्टन नहीं कर पाते कि किसी आदमी की सक्सेस में या फेलियर में डेस्टिनी का रोल कितना बड़ा था। कभी कभी तो ये लगता है कि एक विशेष संयोग ही किसी खास सफलता या असफलता का कारण बना। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। हम सब ने बिल गेट्स का नाम सुन रखा है। हम सब बिल गेट्स की सफलता की कहानियां पढ़ते हैं, उनकी वेल्थ के चर्चे सुनते हैं और सुनाते हैं। पर क्या हमने कभी उनके जीवन की सभी घटनाओं और संयोगों को समझने की कोशिश टोटलिटी में की है? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के आंकड़ों के मुताबिक 1968 में दुनिया भर में हाई स्कूल की उम्र के बच्चों की संख्या 30 करोड़ के आसपास थी। इनमें से लगभग 1 करोड़ 80 लाख बच्चे यानी लगभग 2.25 करोड़ बच्चे अमेरिका में रहते थे। इनमें से भी 3.25 लाख बच्चे वॉशिंगटन स्टेट में रहते थे। इन बच्चों में से 1 लाख बच्चे सिएटल एरिया के निवासी थे। इन 1 लाख बच्चों में से सिर्फ 300 बच्चे ऐसे थे जो लेक साइड स्कूल के स्टूडेंट थे। ये एक बड़ी खास बात है कि लेक साइड स्कूल उस समय दुनिया का अकेला ऐसा स्कूल था जिसके पास कंप्यूटर भी था और लेक साइड स्कूल के स्टूडेंट के रूप में बिल गेट्स को कंप्यूटर चलाना सीखने और कंप्यूटर यूज करने की फैसिलिटी भी थी। यह बिल गेट्स के साथ संयोग हुआ कि वो जिस स्कूल में पढ़ते थे वो दुनिया का अकेला स्कूल था जहां कंप्यूटर था और कंप्यूटर को सीखने और कंप्यूटर यूज करने की फैसिलिटी बिल गेट्स के पास थी। कंप्यूटर के उस ज्ञान का ही फल था, उस नॉलेज का ही फल था, उस स्किल का ही फल था कि बिल गेट्स बाद में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की नींव रख पाए। अब जरा सोचिए कि कंप्यूटर चलाना सीखने और उसे लगातार यूज कर पाने की फैसिलिटी हाई स्कूल जाने की उम्र के 30 करोड़ बच्चों में से केवल 300 बच्चों को अवेलेबल थी और बिल गेट्स उन 300 बच्चों में शामिल थे जिन्हें ये दोनों फायदे मिले। क्या यह किस्मत नहीं है? सन 2005 में अपने पुराने स्कूल के ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट्स को एड्रेस करते वक्त खुद बिल गेट्स ने एक्सेप्ट किया कि अगर लेक साइड स्कूल न होता तो माइक्रोसॉफ्ट भी न होती। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना में ही नहीं, उसके को फाउंडर्स के चुनाव में भी डेस्टिनी का रोल रहा है। स्कूल में केंट इवांस और बिल गेट्स पक्के दोस्त थे। दोनों को स्कूल का कंप्यूटर अवेलेबल था। दोनों दोस्त कंप्यूटर के दीवाने भी थे और कंप्यूटर के यूज में स्किल्ड भी थे, सिद्धहस्त भी थे। केंट इवांस और बिल गेट्स में गहरी छंती थी। दोनों घंटों बातें करते रहते थे। अनफॉर्चुनेटली माउंटेनियरिंग के एक प्रोग्राम में केंट इवांस की डेथ हो गई, वरना माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर्स में बिल गेट्स और पॉल एलन के अलावा केंट इवांस का भी नाम होता। किस्मत ने केंट से यह अपॉर्चुनिटी छीन ली। 27 साल लंबे शादीशुदा जीवन के बाद इसी साल बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स ने सेपरेट होने की घोषणा की। बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट जैसी दैत्याकार कंपनी का नेतृत्व किया है, लीड किया है। अपनी बात समझाना, लोगों को साथ लेना दोनों को बखूबी आता है। फिर भी आपस में ही वे दोनों एक दूसरे को अपनी बात नहीं समझा पाए और डिवोर्स की नौबत आ गई। हमें क्या पता है कि कब किसने किसको क्या कह दिया।
कि वो बात चुभ गई, और ऐसी बातें कितनी बार हुई कि एक दूसरे का साथ दोनों के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया। क्या इसमें कोई संयोग भी शामिल था? हम नहीं जानते। किसी व्यक्ति की सफलता और असफलता में भाग्य की भी भूमिका होती है, पर उसका रेशो क्या था, उसका रोल कितना था, इसे तय कर पाना शायद हमारे लिए मुमकिन नहीं है। अक्सर हम बाकी सारे फैक्टर्स को जानते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, पर उसमें शामिल किस्मत की रोल के बारे में नहीं सोचते। जब कोई दूसरा व्यक्ति सफल होता है तो इसका क्रेडिट हम उसकी मेहनत, उसके डिसिप्लिन और उसकी काबिलियत को देते हैं। लेकिन जब खुद हम किसी काम में फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो सारा दोष किस्मत को देते हैं, संयोगों को देते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि दो लोगों ने एक सरीखा फैसला किया, पर किस्मत ने एक को सफल बना दिया जबकि दूसरा उसी सफलता के लिए तरसता रह गया। मेहनत और काबिलियत के बावजूद कोई व्यक्ति असफल हो सकता है, और मेहनत और काबिलियत के साथ साथ किस्मत का भी साथ मिले तो कोई व्यक्ति सफल हो सकता है, या ज़्यादा या बहुत ज़्यादा सफल हो सकता है। मैं मेहनत और काबिलियत की रोल पर सवाल नहीं उठा रहा, उनकी सिग्निफिकेंस को कम नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि डेस्टिनी का रोल भी है और इसको हम कम करके नहीं देख सकते। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा? मैं डेस्टिनी की रोल की वकालत क्यों कर रहा हूँ? इसके पीछे एक स्पष्ट और सुविचारित उद्देश्य है, और वो ये है कि हम समझ लें कि किसी सफल आदमी की हूबहू नकल के बावजूद हम असफल हो सकते हैं, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे साथ भी वो सुखकर संयोग जुड़ जाएं, वो खुशी वाले संयोग जुड़ जाएं जो उसके साथ जुड़े थे। इसी तरह किसी अनसक्सेसफुल आदमी के बारे में बात करते हुए हम उसकी मेहनत और काबिलियत पर सवाल उठाने से पहले उसके साथ घटे संयोगों की भूमिका को ना नकारें, तो हमारा व्यवहार कहीं ज़्यादा बैलेंस्ड होगा। इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो ये कह सकते हैं कि हमें किसी सक्सेसफुल आदमी का शदाई होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम नहीं जानते कि कहाँ कहाँ डेस्टिनी ने उसके फेवर में काम किया, और किसी अनसक्सेसफुल आदमी की क्रिटिसिज्म भी जायज़ नहीं है, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस्मत ने उसके साथ कहाँ डंडी मार दी, कहाँ खिलवाड़ कर लिया। हम इसे समझ लेंगे तो किसी की प्रशंसा या आलोचना में बैलेंस्ड रहेंगे और किसी एक एक्सट्रीम की ओर झुकने की गलती नहीं करेंगे। अब मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि परिवार के रिश्तों में, हस्बैंड और वाइफ के रिश्तों में, बच्चों में और पेरेंट्स के रिश्तों में भी इस एटीट्यूड की बहुत बड़ी भूमिका है। इस सारे एनालिसिस का मतलब ही यही है कि बायस्ड होकर हम किसी की प्रशंसा या आलोचना में न फंसें। इस समझ से जो संयम आएगा, जो बैलेंस आएगा, वो हमारी सोच को संवारेगा और खुद अपने जीवन में सफलता की संभावनाओं को, पॉसिबिलिटीज को भी बढ़ाएगा। सवाल है, फिर वही दोहराता हूं कि मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्या मकसद है इस डिस्कशन का? जी हाँ, सवाल जायज़ है। अब अगर सवाल जायज़ है तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। दरअसल बहुत से घरों में अपनी पूरी मेहनत और हर चंद कोशिश के बावजूद जब हस्बैंड अनसक्सेसफुल हो जाता है, जीवन में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता या पीछे रह जाता है, तो पत्नियां किसी न किसी रूप में पति की आलोचना करने लग जाती हैं, ताना मारने लग जाती हैं, या बात बेबात उसे झगड़े का, फसाद का रूप दे लेती हैं। बच्चों के सामने हल्के फुल्के ढंग से की गई बात भी अक्सर बहुत खतरनाक रिजल्ट्स देती है, क्योंकि इससे बच्चों के दिल में पिता के प्रति नफरत पैदा हो जाती है, जो धीरे धीरे बढ़ने लगती है, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी माँ तो घर की सारी जिम्मेदारी संभाल रही है, लेकिन पापा एकदम निकम्मे हैं
और वो माँ के आज्ञाकारी बन जाते हैं, लेकिन अपने पिता की डिसओबीडियंस शुरू कर देते हैं, डिसरिस्पेक्ट शुरू कर देते हैं। पिता के प्रति उनका ये डिसरिस्पेक्ट घर के पूरे वातावरण को नेगेटिव बना देता है। एक और कारण भी है घर के वातावरण के नेगेटिव होने का। पुरुष यदि सफल होने के लिए मेहनत कर रहा है, ऑफिस के काम से या बिजनेस के काम से घर में पूरा टाइम नहीं दे पा रहा है, तो भी अक्सर लेडीज़ ये शिकायत करती रहती हैं कि उनके हस्बैंड घर की तरफ ध्यान नहीं देते, बच्चों के साथ टाइम नहीं बिताते। उनका ये कहना कि मैं तो आधी रोटी खाकर भी गुजारा कर लूँगी, मुझे ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, बस इनका टाइम चाहिए, और इसे बार बार दोहराना भी बच्चों पर बुरा असर डालता है। क्योंकि बच्चे ये समझने के बजाय कि उनके पापा घर की बेहतरी के लिए मेहनत कर रहे हैं, ये सोचने लग जाते हैं कि उनके पापा को उनकी परवाह नहीं है। यही सिचुएशन तब भी होती है जब कोई व्यक्ति अपने बिजनेस में लगातार सफल हो रहा हो और इस कारण उसे घर की तरफ ध्यान देने का टाइम न मिल पा रहा हो। याद रखिए, आज के ज़माने में हर चीज़ महंगी है और उसके लिए पैसा भी ज़रूरी है। अच्छी एजुकेशन, सेहत की देखभाल, बीमारी का इलाज और कुछ अच्छे लाइफस्टाइल जैसी सभी चीज़ों के लिए पैसा चाहिए ही चाहिए। जीवन बातों से नहीं गुजरता, पेट बातों से नहीं भरता। इसलिए अगर आपके परिवार का कोई मेंबर पैसा कमाने की जुगत में है, तो उसे क्रिटिसाइज करने के बजाय उसे एनकरेज कीजिए, ताकि वो अपनी जिम्मेदारी और भी बेहतरीन ढंग से निभा सके। आइए अब हम संगीता और सोमेश के मामले पर वापस आते हैं। संगीता ने सोमेश से कुर्ती की फरमाइश की, जो कि उसका हक था। आखिर वो सोमेश से शादी करने की सोच रही थी, उसमें कुछ भी गलत नहीं था। सोमेश ने भी जो कहा उसमें भी कुछ भी गलत नहीं था, क्योंकि सोमेश ने कुर्ती दिलाने से इनकार नहीं किया था, बल्कि उसने तो खुश होकर कहा था कि कुर्ती अच्छी भी होगी और उसकी कीमत इतनी ज़्यादा भी नहीं होगी कि हमें खरीदारी चुभे। सोमेश की गलती तब होती अगर वो संगीता को कुर्ती दिलाने में आनाकानी की कोशिश करता, लेकिन संगीता ने तो उसकी नीयत को समझे बिना उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया और उसकी किसी भी सफाई को समझने से ही इनकार कर दिया। वो इस हद तक नेगेटिव हुई कि उसने अपनी सहेली रचना की बात भी नहीं मानी और रिजल्ट ये हुआ कि मामला मेरे तक आया। खुशियों का मनोविज्ञान यही है कि हम सामने वाले की नीयत समझे बिना, उसकी बात का कारण समझे बिना कोई परसेप्शन ना बनाएं। इसी तरह किसी आदमी की सफलता के इतने दीवाने न हो जाएं कि उसके जीवन के संयोगों को भूल जाएं, या किसी दूसरे की फेलियर में होने वाले संयोगों को समझे बिना उसके बारे में गलत परसेप्शन बना लें। खुशी का मनोविज्ञान बहुत सीधा है। हैप्पीनेस की साइकोलॉजी बहुत सरल है, जिसमें सिर्फ दो बातें शामिल हैं। पहली ये कि हम किसी को जज ना करें, किसी के बारे में गलत धारणा ना बनाएं, और दूसरी बात ये कि हम ये समझें कि खुश रहना भी हमारे एटीट्यूड के कारण है और दुखी होना या नाराज होना भी हमारे अपने एटीट्यूड के कारण है। किसी भी एक इवेंट पर हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, वो रिस्पॉन्स हमें खुश कर सकता है या हमें नाराज कर सकता है या हमें दुखी कर सकता है, और बाद में हम पछताते रह सकते हैं। बाद में जब हम एनालाइज करते हैं कि हमने ऐसा किया, तो हमें महसूस होता है साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद कि हमारा एटीट्यूड उस वक्त गलत था। प्लीज़ ये समझिए, मैं जो बात दोहरा कर कहना चाहता हूँ, खुश रहना पूरी तरह से हमारे हाथ में है, हमारे कंट्रोल में है कि हम खुश हों या दुखी हों। दुखी होना भी पूरी तरह से हमारे हाथ में है, हमारे कंट्रोल में है कि हम खुश हों या दुखी हों।
कोई भी एक इवेंट हुई, उसको हमने कैसे जज किया, उस पर कैसे रिस्पॉन्ड किया, उस पर हमने क्या एटीट्यूड अपनाया, उसका जिक्र करते वक्त सामने वाले से किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, उस वक्त हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन क्या थे, हमारी टोन कैसी थी, इन चीज़ों का फ़र्क बहुत पड़ता है। और ये सारी चीज़ें हम जानते हैं कि हमारे कंट्रोल में हैं, और जिन चीज़ों पर हमारा अपना कंट्रोल है, उन्हीं चीज़ों का कंट्रोल छोड़ दें तो हम ये समझते हैं कि सामने वाले ने हमें दुखी किया या सामने वाले ने हमें खुश किया। जबकि खुश होना और दुखी होना पूरी तरह से हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। इस सारे किस्से की सीख, लर्निंग यही है कि हम ये देखें किसी को जज करते वक्त कि उसकी नीयत क्या थी, और उसके बाद ये तय करें कि क्या उससे हमारे जीवन पर क्या फ़र्क पड़ा, और फिर ये तय करें कि वो घटना कितनी बड़ी है, हमारे जीवन को किस हद तक प्रभावित करती है, इफ़ेक्ट करती है कि हम उसके लिए नाराज़ हो जाएं। एक बार प्रमोशन हो जाए हम खुश होते हैं, एक बार सैलरी बढ़ जाए हम खुश होते हैं, हम कोई नई बड़ी कार खरीद लें हम खुश होते हैं, हम कोई नया बड़ा घर खरीद लें हम खुश होते हैं। पर जब वो चीज़ रूटीन बन जाए तो उसकी खुशी गायब हो जाती है। ये उदाहरण देने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस, कोई भी बाहरी घटना हमें बहुत थोड़े समय के लिए टेम्परेरीली खुश कर सकती है, और अगर प्रमोशन रुक जाए, सैलरी ना बढ़े, बॉस साथ ना दे, तो हम नाराज़ होते हैं। पर वो भी कुछ समय के बाद रूटीन हो जाता है। यानी खुश होना और दुखी होना एक्सटर्नल स्टिमुलस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड होता है। हम रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, इस बात को समझ लें, इतनी छोटी सी बात को समझ लें तो जीवन में उदासी का, गम का, दुख का, रिग्रेट का रोल ज़ीरो हो जाएगा। आज मैं आपको खुश होने का यही मंत्र देना चाहता हूँ, इसीलिए इतनी लंबी बात की, इसीलिए संगीता और सोमेश के केस को इतनी डिटेल में समझाने की कोशिश की कि आप इसका फ़ायदा ले सकें अपने घर में। ये देखें, दूसरा जो उदाहरण हमने दिया बिल गेट्स और मेलिंडा का, कि हम अपने घर में क्या अपने बच्चों में नेगेटिव चीज़ें तो नहीं भर रहे, क्या उनमें कोई नेगेटिव फीलिंग्स तो नहीं भर रहे। किसी भी कारण से कैजुअल वे में भी कही गई कोई नेगेटिव बात किसी सामने वाले पर कितना असर डालेगी ये हम नहीं सोच सकते। इसलिए कभी भी नेगेटिव बातें न सोचें, न करें, तो हमारे बच्चों का, हमारे स्पाउस का जीवन खुशी होगा, हमारे आसपास की दुनिया खुशहाल होगी, हम जीवन में ज़्यादा उन्नति कर सकेंगे, प्रगति कर सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे, सफल हो सकेंगे, और ये कामना मेरी हमेशा होती ही है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि आप सब ने इतने धीरज के साथ मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझसे मेरी मेल आईडी info@mailpkk.com पर, या फिर हमारे नंबर 6284696674 पर व्हाट्सएप कीजिए। प्लीज़ ध्यान दीजिए कि सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए, फ़ोन नहीं करना है। आपका संदेश देखकर मैं जवाब ज़रूर दूंगा, और अगर ज़रूरत होगी तो दोनों की सुविधा के मुताबिक, कॉन्वीनियंस के मुताबिक बातचीत का टाइम भी तय कर लेंगे। इसके साथ ही आपकी प्रिय पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक पेज के लाइव सेशन का आज का टॉपिक खुशी का मनोविज्ञान अब समाप्त होता है। अपने होस्ट हैप्पीनेस गुरु पी.के. खुराना को अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए।